हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फार्मूला एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। मिरर फार्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद ही करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मिक्स होते हैं मिरर एंड लेंसेज के। ठीक है, तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगेन फिर से कुछ 10वीं वाला पोर्शन रिपीट होगा। और क्या रिपीट होगा? सबसे पहले तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों को अच्छी तरह से याद होंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाज दैट कि हमारे पास तीन रेज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और ये तीनों रे हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगी। एक ही प्लेन में कैसे रहेंगी? देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था, रिफ्लेक्शन के अंदर ये जस्ट हमारी तीन रेज हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, एंड ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये हमेशा इसी तरह से होंगे कि आप कट करें ये एक ही प्लेन में आए, ऐसे नहीं होगा कि ये इधर चले जाए। ठीक है ना, प्लेन सेम रहेगा ऑलवेज। ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? आप लोगों को अच्छे से आता होगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि दो तरह के मीडियम है हमारे पास, एक डेंस मीडियम और एक रेयर मीडियम। ठीक है, जब भी लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये देखो ये लाइन है, ये लाइट है, ये सीधा ऐसे निकल जाती है डॉटेड लाइन के थ्रू, मगर इसका मीडियम चेंज हुआ तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम इट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना। तो रे डायग्राम्स बनाते समय ऑब्वियसली ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, जो थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये है दैट रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, और ऑब्वियसली अब आप लोगों को 10th क्लास में सभी ने स्नेल्स लॉ पढ़ा है। साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होता है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट इक्वल टू होता है म्यू के। और म्यू क्या है हमारे पास? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप सिंबल म्यू भी यूज कर सकते हैं एंड स्मॉल एन भी यूज कर सकते हैं। बोथ सिंबल्स आर वैलिड एंड जनरल सिंबल्स। आपको कुछ बुक्स में म्यू देखने को मिलेगा, कुछ में एन देखने को मिलेगा, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट मोर ओवर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इट इज म्यू। ठीक है, म्यू के बराबर है, ये एक्चुअल में स्नेल्स लॉ है, बट अगेन आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे तीन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। म्यू क्या होता है इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट, मगर उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए। सो लेट अस डिस्कस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आगे वाले आर्टिकल्स में आपको बहुत टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, और इसमें जनरली रेशो की गलती हो जाती है, मतलब हमें पता नहीं चलता किसका रेशो किसके साथ लेना है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत बार पढ़ी है तो सबको याद होगी। इट इज म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो फिक्स होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड फिक्स होती है। कहने का मतलब ये है कि लाइट देखो जब भी किसी मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड हमेशा एयर की स्पीड से कम होती है, या कहें तो वैक्यूम की स्पीड से कम होती है। लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो होती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, वैक्यूम से जब भी वो किसी मीडियम में जाएगी तो स्पीड कम होनी ही होनी है। ठीक है, कितनी कम होनी है वो बताएगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखो ध्यान से देखो तो ये म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं दैट v इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू, यानी कितनी स्पीड कम होती है? म्यू टाइम्स। ठीक है ना, तो एक तरह से म्यू वो नंबर है जो आपको ये आइडिया दे देता है कि स्पीड कितनी कम होने वाली है। जैसे अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड आधी होगी एयर की स्पीड से। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना। अब जब हम लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम के अंदर कंपेयर करते हैं एयर से, देखो यहां पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? एयर से। ठीक है ना, तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट। जब भी कंपैरिजन हवा से होता है तो उसको एब्सोल्यूट बोला जाता है, मगर ऐसा तो है नहीं कि हर बार लाइट एयर से ही किसी मीडियम में जाएगी। हो सकता है कई बार वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, फॉर एग्जांपल ग्लास से वाटर में जा रही है, ठीक है, या वाटर से डायमंड में जा रही है। इस तरह के केसेस आएंगे तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक्चुअल में कंफ्यूजन यहीं पर होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लेते हैं हमारे पास ये दो मीडियम्स हैं, ये है मीडियम 1
और ये है मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है। अब आप कहेंगे ये सर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब, मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि लाइट जब एयर से मीडियम 1 में आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो यहां पर मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब एयर से लाइट जब मीडियम 1 में आएगी वो μ1 है। ठीक है, और मीडियम 2 का है μ2। ठीक है, अब आपको सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो जैसे मेरे एरो बने हम वही सपोज कर लेते हैं कि लाइट जा रही है यहां पर मीडियम 1 से मीडियम 2 में। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, 1 2। ठीक है, लाइट जिस मीडियम से स्टार्ट होती है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिस मीडियम में खत्म होती है उसको हम लिखेंगे बॉटम पे। ठीक है, अब आपको कुछ बुक्स में ना इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इसका भी यही मतलब होता है। ठीक है, एंड कुछ बुक्स में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, उसका भी यही मतलब होता है। मोर ओवर यहां पे देखो समझने वाली बात क्या है, जो डेस्टिनेशन वाला मीडियम होता है जहां पर लाइट पहुंचती है उसको हमेशा यहां पे हम फर्स्टली पैरो में लिखते हैं। ठीक है ना, बॉटम के अंदर सबस्क्रिप्ट के अंदर हम यहां पर उस मीडियम को लिखते हैं जहां से क्या होती है, लाइट स्टार्ट होती है, अदरवाइज सॉरी एंड होती है। स्टार्ट होने वाला मीडियम आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली बुक्स के अंदर ये वाली नोटेशन फॉलो की जाती है, मैं भी मोस्टली यही नोटेशन फॉलो करूंगा। ठीक है ना, तो मीडियम 1 से लाइट स्टार्ट हो रही है और मीडियम 2 में फिनिश हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको बोला क्या जाएगा, अब देखो यहां पे बेसिकली इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो म्यू मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्ट्रेट लाइन में चलते जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे वो किसका निकाल रहे थे, मीडियम का। ठीक है, कंपैरिजन किससे कर रहे थे, एयर से, है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो यहां पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जहां से लाइट स्टार्ट होगी उसके हिसाब से कंपैरिजन करना है, और किसका कंपैरिजन करना है, मीडियम 2 का। तो ये आपको बोलना बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिकॉज कई बार एग्जाम में मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कई बार मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को यहाँ पे किस तरह से इसको बोलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब मुझे इस एक्सप्रेशन को चेंज करना है इन दोनों की टर्म्स में, μ2 और μ1 की टर्म्स में। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, μ2 अपॉन μ1। मतलब समझने वाली बात यह है कि 2 तो अपनी जगह छोड़ता ही नहीं है कभी भी, ये 1 ही घूमता रहता है इधर से उधर। अब देखो इधर भी ये 2 है ना, ये 2 का 2 ही रह गया, ये μ1 नीचे आया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1 हो गया। ठीक है, यहां पर इसका मतलब है कि लाइट एयर से मीडियम 2 में आ रही है, एयर से मीडियम 1 में आ रही है। एयर लिखने की जरूरत होती नहीं है, एयर नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप चाहें तो एयर या ए लिख सकते हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो μ2 बेसिकली क्या था, μ2 होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2, हम मान लेते हैं वो v2 है। ठीक है, और μ1 क्या होगा, μ1 होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1। ठीक है, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ गया, v1 अपॉन v2, यानी वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2, ये भी क्या हो गया, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही आ गया। और अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे ये भी c था। ठीक है, c से लाइट स्टार्ट हुई थी, इधर लाइट किधर से स्टार्ट हुई थी, 1 से, तो इधर वेलोसिटी 1 थी, तो देखो ये 1 ऊपर आया। तो कंपैरिजन करना चाहो तो एक्चुअल में चीज वही है। ठीक है ना, दूसरा देखो हम यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं, हमें पता है या वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, आप सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ईएम वेव्स चैप्टर के अंदर, दैट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस ऑन चेंज इन मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
कई क्वेश्चंस में यूज़ हो जाएगी। सो आप लोगों को हमेशा याद रखना है फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती जब हमारा मीडियम चेंज होता है। एंड बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल पार्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेव। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है उसी के हिसाब से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो चेंज हो गई तो वेव भी नहीं बन जाएगी, है ना। और आप इसको अगर सिंपल तरीके से समझो कि फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है ना तो उसकी एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होती है ना। सपोज करो कि लाइट है, वाइट लाइट है, ठीक है। वाइट लाइट ग्लास के अंदर गई, तो ग्लास के अंदर गई, फिर वो ग्लास से बाहर निकली, ठीक है। अब ग्लास के जब वो अंदर गई, ठीक है, अगर मैं ये मान लूं कि उसकी एनर्जी कम हो गई तो जब वो ग्लास से बाहर निकलेगी तो वो एक कम एनर्जी की लाइट होगी, ठीक है ना। ऐसा तो होता नहीं है, जब लाइट ग्लास को क्रॉस करके बाहर निकलती है तो सेम वही लाइट होती है जो पहले अंदर जाते समय थी, ठीक है। ऑल तो देखो ये सच्ची बात पूरी तरह से ट्रू नहीं है क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, बट आइडियली हम लोग यही मानते हैं कि जैसी लाइट अंदर गई थी, एब्जॉर्प्शन को अगर हम इग्नोर करते हैं तो बिल्कुल वैसी लाइट बाहर निकली है ना। अब देखो लाइट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, h इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी अगर कांस्टेंट रहेगी, h तो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो इसीलिए लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा भी तो होता है, तो लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा, एक्चुअल में ये नहीं है। देखो लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है ना तो C चेंज होकर V हो जाता है, ये V अपॉन लैम्डा का रेशो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही बात है, देखो V अपॉन लैम्डा का रेशो क्या है, फ्रीक्वेंसी, और वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ओके। तो यहां पे मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गई और ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मल्टीपल फॉर्मूलाज आ गए, कौन कौन से, एक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे लिखा जाता है, जिस मीडियम से लाइट स्टार्ट होती है उसको ऊपर, जिसमें पहुंचती है उसको बॉटम पैर में, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ओपन कैसे करते हैं, 2 वहीं रहेगा, 1 नीचे चला जाएगा। ये किसके बराबर होता है, V1 अपॉन V2 के बराबर होता है, एंड ऑल्सो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर होता है, ठीक है। ये इसका एक एक्सपेक्ट खत्म हो गया। दूसरा हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में ना स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, तो फटाफट इसको नोट करो एंड देन हम स्नेल्स लॉ देखते हैं। सो द लास्ट थिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन जो थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है कि सपोज करो बेटा हम लोगों को यहाँ पे ये पता करना है कि 1 म्यू 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखें, साइन आई अपॉन साइन आर या फिर साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है ना। जनरली वैसे तो हम लोग याद रखते हैं जिधर से शुरू होती है वही एंगल ऊपर ले लो, बिल्कुल सही तरीका है, वो भी आप याद रख सकते हैं। या इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो देखो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सी इनको ना आप ओपन करके लिख लो फटाफट, क्या आएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 एंड हेयर इट विल बी म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ठीक है। अब अगर आपको स्नेल्स लॉ लगाने में कंफ्यूजन होती है, आपको ये नहीं समझ में आता कि साइन आर ऊपर आएगा या साइन आई, तो जस्ट डू वन थिंग, इधर आपका डायग्राम है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और यहां पर एंगल क्या है, आई। जिस मीडियम का जो एंगल है आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। यानी 1 को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू, और 2 में क्या है आर, तो म्यू 2 साइन आर, ठीक है। ये आपकी स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या डिमांड करता है आप उस तरह से यहां पे निकाल सकते हैं। जैसे मुझसे यहां पे ऊपर वाला क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि मुझे चाहिए म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और इधर देखो मुझसे क्या डिमांड की जा रही है, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, तो वो क्या आएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। सो इट इज इजी टू रिमूव दिस कंफ्यूजन के साइन आर अपॉन आई लें या साइन आई अपॉन आर लें, आप इस तरह से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं एंड देन फिर देख लो किसके रिस्पेक्ट में क्या मांगा है उसको उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये लास्ट था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड। So the next article is the application for the phenomena of refraction, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या है कि देखो जब भी हम पानी के अंदर
या किसी डेंस मीडियम के अंदर कोई भी बॉडी देखते हैं, डेंस मीडियम के थ्रू कोई भी बॉडी देखते हैं, तो बॉडी थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है ना। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि वाटर के अंदर पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। उसका रीज़न क्या था कि वाटर के अंदर जो इमेज बनती है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, बाहर सीधी इमेज होती है, तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखती है ना। सेम कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी हमें कितनी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पानी लिया है और पानी के बॉटम पर एक सिक्का डाल दिया, या आप कह सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आपको ये पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये वाटर है, इसकी जो डेप्थ है वो है T, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं, जब लाइट उस बॉडी से हमारी आंखों में आती है तभी हमें वो बॉडी दिखाई देती है, ठीक है। तो सिक्के से जब लाइट हमारी आंखों में आएगी बाहर तो हमें सिक्का दिखाई देगा, ठीक है, सॉरी, तो हमें सिक्का दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिक्का है, यहाँ से लाइट स्टार्ट होती है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट वैसे तो सीधा निकल जाती इस तरह से, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि देखो डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, ये किस तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और यहां पे हमारी आईज है, हमें वो सिक्का दिखाई देगा, मगर हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि लाइट तो सीधी आती है, तो लाइट तो शायद किधर से आ रही है, लाइट शायद इधर पीछे से आ रही है, यहां से, ठीक है। और हमें सिक्के की इमेज इधर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये इमेज हमें दिखाई देगी, मान लेते हैं ये इमेज जो है वो डेप्थ D पे बन रही है, ठीक है। तो ये आपके साथ होने वाला है, और यही बेसिक रीजन है कि हमें पानी के अंदर कुछ भी क्या है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इट इज बेसिकली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर हम एंगल्स अगर शो करें तो देखो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज I, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। और यहां पर इसको हम जोड़ेंगे टू मेक अ ट्रायंगल। इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को O बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट इसको I बोल देते हैं, इमेज इसको A बोल देते हैं, एंड इस पॉइंट को B बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनरली आप लोग ना फॉर्मूलाज याद करेंगे, आपको फॉर्मूला ऐसे याद करवाए जाएंगे, म्यू इज इक्वल्स टू O अपॉन I, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डेप्थ अपॉन इमेज डेप्थ, ठीक है। इन जनरल हम ऐसे ही शॉर्ट में फॉर्मूला याद करते हैं, आप कभी भी कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं याद करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज दिस अपॉन दिस, ये सब आप लोग याद नहीं करेंगे, है ना। तो जब आप लोग ये फॉर्मूलाज याद करेंगे और ऐसे बोलेंगे म्यू इज इक्वल्स टू O अपॉन I, तो यहाँ बेसिकली म्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे म्यू का मतलब है द लाइट इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो होती है हमारी, हम लोग हमेशा जब भी हमारे पास दो मीडियम आ जाते हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कोशिश करते कि साइन I अपॉन साइन R इस तरह से बने। हम जब भी म्यू अपने फाइनल आंसर में लिखते हैं ना, तो वो हमेशा हम इस तरह से लिखेंगे कि लाइट ना रेयर से डेंस मीडियम में जाए। अब एक मीडियम अगर एयर है तब तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अगर एक मीडियम ग्लास है, दूसरा वाटर है या कुछ भी है, तो हमेशा हम ऐसे लिखेंगे कि डेस्टिनेशन डेंस मीडियम हो, चाहे आपके डायग्राम में कुछ भी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायग्राम के हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर लो, एंड में जो आंसर आएगा ना उसको इस नोटेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो फटाफट एक बार ये डायग्राम देखिए एंड लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट दिस आर्टिकल। सबसे पहले देखो यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को समझ में आई गई है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस डायग्राम के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए ये वाला जो मेरा मीडियम है, ठीक है, इसको मैंने माना है डेंस मीडियम, इट इज़ म्यू डी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है। और इस मीडियम को हमने माना है रेयर मीडियम, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ले लेते हैं म्यू आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या लगेगा, देखो स्नेल्स लॉ म्यू डी, और यहाँ पे देखो कौन सा एंगल है, आई, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू साइन आर, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली देखो मैंने अभी आपको समझाया कि हमें क्या करना है, हमेशा लाइट को किधर लेके आना है, रेयर से डेंस मीडियम में। तो मैं ऐसे लिखूंगा म्यू डी अपॉन म्यू आर इज इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू
लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, तो रेयर टू डेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ना इन ट्रायंगल्स में से साइन आर और साइन आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला एंगल आई है, ठीक है, तो ये एंगल भी आई होगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल आई हो गया, तो इन ट्रायंगल बी ए ओ, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए ओ साइन आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, ए बी, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता, एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ओ बी, ठीक है। सिमिलरली देखो ये वाला एंगल आर है, तो ये एंगल भी आर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और यहां पर अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी ए आई, और ट्रायंगल बी ए आई के अंदर साइन आर इज इक्वल्स टू, अगेन परपेंडिकुलर तो वही रहेगा ए बी, और इस बार हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, आई बी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, साइन आर अपॉन साइन आई, तो साइन आर अपॉन साइन आई को क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन आई बी इंटू साइन आई इज ए बी अपॉन ओ बी, सो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने रेयर टू डेंस लाइट लिखी है ना, तो अब हमें ये आर और डी डिनोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको म्यू लिख सकते हो। दैट इज द बेसिक साइन कन्वेंशन जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया कि जब लाइट रेयर से डेंस में आ रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ पे तो एक्चुअल में क्या था ना, रेयर मीडियम एयर था, तो हमने एयर लिख के फिर डेंस को छोड़ दिया। तो कोई आर्टिकल हर जगह पे वैलिड होगा, चाहे वो एयर है या नहीं, जब भी लाइट डेंस टू रेयर जाएगी, ठीक है। तो आप उस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम इसको एज ए कन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ना आप इसको एज इट इज यहाँ पे ना म्यू लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आर और डी लिखना, ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टा करते, मतलब कि अगर आप आर को ऊपर रखते, डी को नीचे रखते, साइन आई अपॉन साइन आर लिखते, तो आपको हमेशा यहाँ पे डिनोट करना पड़ता कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, उसको स्टैंडर्ड हम कन्वेंशन लेके नहीं चलते। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना, आपके न्यूमेरिकल्स और आगे आर्टिकल्स में बहुत काम आएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ओ बी क्या है, ओ बी कुछ नहीं है, देखो ओ बी एक लाइट रे है, यहां पर आप इसको कोई स्टैंडर्ड टर्म्स में डिनोट नहीं कर सकते। तो यहां पे हमारी हेल्प करेंगी हमारी साइन कन्वेंशंस जो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में करी थी। दैट, चलो यहीं लिखते हैं, साइन कन्वेंशन यहां पे लगाएंगे। अब साइन कन्वेंशन यहां प्लस माइनस वाली नहीं है, वो ये है, हेयर अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर बहुत छोटा है, और अपर्चर छोटा है तो अपर्चर बेसिकली है क्या, यहां पर ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, अपर्चर क्या है यहाँ पे, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, वो बहुत ही छोटा है। अब देखो अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ठीक है। यहां पे देखो, ये देखो है ना, ये अगर ये वाली लाइन बहुत छोटी हो जाए, यानी अपर्चर बहुत छोटा हो जाए, तो ये दोनों साइड्स तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड्स ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए एंड आई बी इज इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे, तो हमारे पास म्यू क्या आ जाएगा, ओ बी की जगह हम लिखेंगे ओ ए एंड आई बी की जगह लिखेंगे आई ए। एंड व्हाट इज ओ ए, ओ ए इट इज द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये क्या है, रियल डेप्थ, ठीक है। एंड व्हाट इज आई ए, आई ए इट इज द एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सो यू कैन राइट इट एज टी अपॉन डी। So this is your formula, mu is equals to T upon D, real depth upon apparent depth, ठीक है। नोट करिए इसको फटाफट। So one more small thing in this article is normal shift. What is normal shift? कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठा है, ठीक है। What is normal shift? How much object is rise, ठीक है ना, कितना ऊपर उठा है। तो बेसिकली देखो क्या होगा, कितना ऊपर उठा है ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस,
ठीक है, ऑब्जेक्ट रियल में यहाँ था, उठकर इमेज यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा ओ ए, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होगी, इट इज रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। क्या होगी नॉर्मल शिफ्ट, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एंड व्हाट इज योर रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इज टी, एंड व्हाट इज योर एपरेंट डेप्थ, दैट इज बेसिकली डी, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। बट अभी अभी हमने देखो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, या सॉरी नॉर्मल शिफ्ट नहीं, अभी अभी हम लोगों ने एपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला पढ़ा। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, टी अपॉन डी, म्यू इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो यहां से ना डी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, डी क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, टी माइनस टी अपॉन म्यू, और यू कैन से दैट टी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। सो दिस इज योर नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, इतना ऑब्जेक्ट आपका क्या है ऊपर उठा है। सो दिस यू कैन ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द डायग्राम।